रेडिएशन एक्सचेंज बिटवीन टू सरफेसेस। तो इससे पहले हम लोग जो थर्ड लेक्चर है मतलब रेडिएशन चैप्टर है, तो उसमें हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने यहाँ पे आपके कॉर्नर पे लिख के रखा हुआ है, ये आप देख लो। सबसे पहला क्या था? तो टोटल इमिसिव पावर। याद रखिएगा, टोटल इमिसिव पावर को हमने दो तरीके से डिनोट किया है, एक है ई से और एक है ई बी से। ठीक है, ई बी क्या है? तो टोटल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, और ई क्या है? तो वो जो नॉर्मल बॉडी जिसका हम लेंगे। ठीक है, अब बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? तो दोनों के डिफरेंस ये हैं, एक मिनट ना। तो दोनों का डिफरेंस ये है कि इमिसिविटी ऑफ, जस्ट अ सेकंड, इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी जो होती है वो 1 होती है। तो अल्टीमेटली जो आपका फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू सिग्मा इंटू टी रेज टू पावर 4, वहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू 1 हो गई, इसलिए वैल्यू आई सिग्मा इंटू टी रेज टू पावर 4। और ये याद रखना है कि कुछ टाइम पे वो E इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू पावर 4 यूज़ कर रहा है, और कुछ समय पे E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए इंटू टी रेज टू पावर 4। मतलब जहाँ पे भी आपके पास एरिया गिवन रहेगा आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, चलिए। दूसरा वर्ड था इमिसिविटी, क्या होती है? तो इमिसिविटी इज इक्वल टू क्या होती है? तो टोटल इमिसिव पावर ऑफ गिवन बॉडी टू द इमिसिव टोटल इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, कैपिटल ई अपॉन कैपिटल ए विथ बी। इसी के बाद आपने एक और पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल रेडिएशन, जिसको आपने आई से डिनोट किया था। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? तो अल्टीमेटली ई बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था पाई इंटू आई। तो आई इज इक्वल टू क्या हुआ? ई बी अपॉन पाई। और लास्ट में जो मेन इक्वेशन था वो इमिसिविटी, टोटल इमिसिव पावर का जो फॉर्मूला था वो था एप्सिलॉन इंटू सिग्मा इंटू टी इंटू ए इंटू टी रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो आपका जो पहला चैप्टर था उसमें स्टेटमेंट दिया था कि हमने केवल बेसिक लॉ के बारे में पढ़ा था। इस बार क्या पढ़ रहे हैं? तो इस चैप्टर में मतलब थर्ड बी में जो है वहाँ पे हम ऐसे बॉडीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं जो आइदर दो वर्ड यूज़ कर रहे हैं। पहला नॉन पार्टिसिपेटिंग ऑफ मीडियम होना चाहिए, और दूसरा पार्टिसिपेटिंग मीडियम होना चाहिए। अब नॉन पार्टिसिपेटिंग और पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या हुआ? तो जस्ट एक एग्जांपल लो कि दो गैसेस हैं ए एंड बी। ठीक है, अब ये ए और बी को अगर मैंने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हीटअप किया, हीटअप करने के बाद अगर इसको एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इनके बीच में हीट ट्रांसफ़र होगा। और ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये हीट ट्रांसफ़र होने के दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ मीडियम, मतलब दोनों को वैक्यूम में रख दो और वैक्यूम में ये हीट ट्रांसफ़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और दूसरा विद द पार्टिसिपेटिंग मीडियम, मीन्स इनके बीच में कोई एक एजेंट होगा। एजेंट मतलब मान लो एयर है, तो ये एयर क्या कर रहा है? हॉट सरफेस से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और कोल्ड सरफेस पे हीट ट्रांसमिट कर देता है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ के बारे में बता रहा है कि ये बॉडीज़ के शेप की वजह से रेडिएशन में क्या क्या डिफरेंस आते हैं। दूसरा पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग मीडियम्स कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे इसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द गैसेस मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन, देखो ये लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द गैसेस मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग मीडियम टू एन एक्सीलेंट अप्रॉक्सीमेट एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा हुआ था, क्लियर है? चलिए, इसके बाद इसका जो मेन पार्ट था, मतलब जो डेरिवेशन वाला पार्ट था, वो था रेडिएशन एक्सचेंज बिटवीन ब्लैक बॉडीज सेपरेटेड बाय नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम। तो हमने इसमें लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारी दो बॉडी हैं, बॉडी A2 और बॉडी A1। ठीक है,
अब इसका हमने एक एलिमेंट्री पार्ट लिया, ये एलिमेंट्री पार्ट का जो एरिया था वो है DA2 और यहाँ पे जो है वो है DA1 और ये दोनों जो है आर डिस्टेंस से एक दूसरे से अपार्ट हैं। अब एक्चुअली ये जो बॉडी है ये एक एंगल पे इंक्लाइन किया हुआ है, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो ठीक है। तो ये बॉडी जो इंक्लाइन किया हुआ है तो इसका जो नॉर्मल होगा तो ये जब स्ट्रेट खींचा गया हो और ये इससे जब नॉर्मल लिया गया तो ये एक एंगल बना रही है जिसका नाम दिया गया है θ1 और θ2। क्लियर है। और यहाँ पे एक नया और वर्ड यूज़ किया गया है, लेट्स d⍵1 बी द सस्पेंडेड एट dA1 बाई dA2। मतलब dA1 और dA2 को एक दूसरे से जो इंक्लाइन है तो इंक्लाइन होने पे उन्होंने जो एंगल बनाया है वो है d⍵1 एंड d⍵2। तो बाय द डेफिनेशन स्टेटमेंट दे रहा है कि d⍵1 क्या होगा, तो d⍵1 इज इक्वल टू DA2 cos θ2 अपॉन आर स्क्वायर। याद रखिएगा 1 में 2 का टर्म्स आएंगे। सिमिलरली d⍵2 इज इक्वल टू DA1 cos θ अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका पहला पार्ट होता है। सेकेंड पार्ट में स्टेटमेंट देता है कि द एंगल लीव DA1 इन द डायरेक्शन गिवन बाय एंगल पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल के लिए आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा IB1 DA1 cos θ। और IB क्या है, तो इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी है। और DA1 cos θ क्या है, तो प्रोजेक्शन ऑफ DA1 ऑन द लाइन बिटवीन द सेंटर्स। सो अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एट पॉइंट 1 to 2 अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो 1 to 2 में आपका फॉर्मूला बनेगा इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी इनटू इट्स एरिया इनटू द एंगल जिससे वो प्रोजेक्ट किया हुआ। तो IB1 DA1 cos θ1 इंटू d⍵1। अब d⍵1 की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, तो जैसे आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा IB1 cos θ1 cos θ2 DA1 DA2 अपॉन आर स्क्वायर। अब सिमिलरली जैसे DQ1 to 2 है तो दूसरा क्या होगा 2 to 1, क्योंकि एक 1 से 2 में फ्लो हो रहा है और एक 2 से 1 में फ्लो हो रहा है। तो उस समय नोटेशंस क्या हो जाएंगे, तो IB2 cos θ2 cos θ1 DA2 DA1 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर 1 से 2 में DQ और DQ1 to 2 है और DQ2 to 1 है तो टोटल नेट रेट ऑफ हीट एनर्जी कितना होगा, तो नेट हीट क्या होगा, तो DQ1 to 2 इज इक्वल टू DQ1 to 2 माइनस DQ2 to 1। अब मैंने दोनों को एक दूसरे से माइनस में लेके आया और माइनस में लेके आने के बाद आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जितने भी टर्म्स है ये कॉमन है, तो ये कॉमन टर्म्स को बाहर निकाल लिया गया तो अंदर क्या बचा IB1 माइनस IB2। चलिए अगर ये बचा हुआ है तो इसी के साथ हमने जो लास्ट इक्वेशन पढ़ा था वो इक्वेशन को याद रखिएगा क्या, कि IB इज इक्वल टू क्या होता है E अपॉन पाई और E क्या होता है, तो ये होता है सिग्मा इंटू T⁴। ठीक है, ये चीज़ को आपको याद रखना है। तो चलिए अब मैंने दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद उन्होंने बोला IB1 क्या हुआ, तो EB1 अपॉन पाई। इसी तरीके से IB2 इज इक्वल टू EB2 अपॉन पाई। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू रखी और पाई को कॉमन करके बाहर निकाल दिया। अब EB की वैल्यू क्या होती है, तो सिग्मा इंटू T⁴। तो ये देखिए दोनों में सिग्मा कॉमन था इसलिए मैंने सिग्मा को भी बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा T⁴ माइनस T⁴। ये आपका हुआ स्टेप नंबर सेकंड, जहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब थर्ड नंबर स्टेटमेंट देता है कि द रेट ऑफ टोटल नेट हीट ट्रांसफर फॉर द टोटल एरिया A1 एंड A2। अब देखो A1 और A2 टोटल एरिया के लिए निकालना है, तो टोटल एरिया के लिए निकालने के लिए सबसे पहले उसने क्या किया, तो टोटल हीट ट्रांसफर Q12 इज इक्वल टू क्या हुआ सिग्मा इंटू T⁴ माइनस T⁴। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर और ये सिग्मा ये वैल्यूज फिक्स है, इस पर किसी का भी कोई बाउंडेशन नहीं है। सॉरी। तो अल्टीमेटली कहाँ पे प्रॉब्लम आया, तो ये A1 और A2 के पार्ट में आया। तो इन्होंने क्या किया,
कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 dA1 dA2 अपॉन आर स्क्वायर का इन्होंने इंटीग्रेशन किया। और ये इंटीग्रेशन के पार्ट में अब देखो जो जो चीज़ें कॉमन निकलती जा रही हैं और अनयूज्ड हैं उसको अपन निकाल लेते हैं। तो हाँ, ये पार्ट आया आपका नंबर 3, ठीक है। अब द रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय A1 दैट फॉल ऑन A2। अब A1 से A2 पे जो फॉल हो रहा है वो क्या हुआ, तो Q इज इक्वल टू आई D1 डबल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 dA1 dA2 अपन आर स्क्वायर, मतलब इन्होंने 1 to 2 पे निकाला। इसी तरीके से 1 to 2 के लिए आपके पास ऑलरेडी एक और दिया हुआ है, सिग्मा टी 1⁴ डबल इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 dA1 dA2 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये दोनों आपने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं ना। एंड द रेट ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय A1 इज गिवन बाय, अब A1 क्या होगा, तो वहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा Q1 इज इक्वल टू A1 सिग्मा T1⁴। अब देखिए ये और ये दोनों वो एनर्जी हैं जो रेडिएट हो रहे हैं। तो ये रेडिएट हो रहा है 1 से 2 के बीच में, और ये केवल 1 अपने इंडिविजुअल में रेडिएट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हेंस द फ्रैक्शन ऑफ रेट ऑफ एनर्जी लीव एरिया A1 एंड इम्प्रूविंग ऑन एरिया A2। तो अब मैं क्या करूँ, दोनों को एक दूसरे के डिवाइड में लेके जाऊँ। तो डिवाइड में लेके जाओगे तो आपको आइडेंटिफाई होगा सिग्मा इंटू T⁻⁻⁴ एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया 1/A1 डबल इंटीग्रेशन कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 dA1 dA2 अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, सो अल्टीमेटली अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या दे रहा है, ये जो पार्ट हुआ इस पूरे पार्ट को उसने एक नए टर्म में इंट्रोड्यूस किया। इस टर्म का नाम है F1/2। अब ये F1/2 क्या है, तो इट इज़ कॉल्ड कॉन्फिगरेशन फैक्टर, sometimes say surface factor or view factor between the two rating surface and the function of the geometry only। मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि जब मैंने इसको एक टिल्ड पार्ट से किया तो एक्चुअली ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। वो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है कि वो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है। तो सबसे पहला हुआ कि ऑब्जर्वर किस टिल्ट एंगल से देख रहा है उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा उस बॉडी के शेप पे भी डिपेंड करता है कि बॉडी का शेप क्या है। अभी आप इसके बारे में भी पढ़ोगे, ठीक है। चलिए, तो इसको अल्टीमेटली उसने फिर नाम दिया क्या, तो 10 शेप फैक्टर, यहाँ पे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया, कॉन्फिगरेशन फैक्टर, सरफेस फैक्टर और व्यू फैक्टर्स की जगह पे उसने वर्ड यूज़ किया सरफेस फैक्टर। और सरफेस फ्रैक्शन फैक्टर क्या होता है, तो द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएटेड एनर्जी दैट इज डिफ्यूज from one surface element and strike the other surface directly with no intervening reflection। मतलब क्या हुआ, तो एक्चुअली ये जो है ऐसा समझो कि अगर कोई एक बॉडी लेते हैं, बॉडी दो शेप की लेते हैं, एक स्फेरिकल होगा और दूसरा रेक्टेंगुलर होगा। तो अगर ऑब्जर्व करोगे तो जो स्फेरिकल शेप में होगा वो सरफेस बहुत तेज़ी से हीट को रिलीज कर पाएगा। क्यों, क्योंकि सेंटर से उसका जो सराउंडिंग पार्ट है वो यूनिफॉर्म टू ऑल है। मतलब ये कि अगर मैं सरफेस एक स्फेयर को देखूंगा तो स्फेयर के अगर सेंटर पे कोई हीट जनरेट हुआ तो ये सेंटर से इसके जो आउटर मोस्ट लेयर हैं वो सब यूनिफॉर्म डायरेक्शन में है, और यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट जो है वो सब जगह इक्वल होगा। बट अगर तुम कंपेयर करोगे एक रेक्टेंगल के साथ में, तो रेक्टेंगल में आइडेंटिफाई होगा कि जहाँ पे एयर का फ्लो ज़्यादा है वहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होगा और एज़ कम्पेयर टू अदर साइड्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका जो फार्मूला बना वो फार्मूला क्या रहा, तो सबसे पहले आपका फार्मूला क्या था, तो फार्मूला था Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू T⁻⁴,
बाद में अपडेट किया गया और स्टेटमेंट दिया गया Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू सिग्मा इंटू टी रेज़ टू पावर 4। इसको फिर बाद में एलोबरेट किया गया सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू एरिया इंटू टी रेज़ टू पावर 4। और अब एक नया टर्म इसमें इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें बोला गया एफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू एरिया इंटू टी रेज़ टू पावर 4। मतलब सबसे पहले वो टी रेज़ टू पावर 4 पे ही डिपेंड कर रहा था। बाद में आइडेंटिफाई किया कि उसका जो बॉडी का कलर होगा वो भी रोल प्ले करेगा, ब्लैक वाइट या ग्रे जो आपने पढ़ रखा हुआ है। और इसके बाद उसका जो मतलब शेप कैसा है उस पर भी वेरिएशन जो है वो इम्पैक्ट करता है, बराबर। तो अल्टीमेटली आपका जो लास्ट कंक्लूजन का मतलब जो लास्ट डेरिवेशन पार्ट क्या आया, तो Q इज इक्वल टू एफ इंटू एरिया इंटू सिग्मा इंटू टी रेज़ टू पावर 4। तो सिमिलरली जैसे आपने स्टार्टिंग में 1 to 2 के लिए किया था उसी तरीके से अब 2 to 1 के लिए करना है। तो 2 to 1 के लिए क्या होगा, सिग्मा इंटू टी रेज़ टू पावर 2 डबल इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा 1 cos थीटा 2 dA1 dA2 अपॉन पाई आर स्क्वायर एंड Q2 इज इक्वल टू A2 इंटू सिग्मा इंटू P2 रेज़ टू पावर 4। अब दोनों को एक दूसरे के डिवाइड में लेके आए, डिवाइड में लेने के बाद आपने स्टेटमेंट दिया इट इज़ द फंक्शन ऑफ सेफ फैक्टर। तो सेफ फैक्टर तो डिपेंड करता है। अब अल्टीमेटली उसने स्टेटमेंट जो कंक्लूजन स्टेटमेंट दिया कि Q2 to 1 इज इक्वल टू इज अ फंक्शन ऑफ सेफ फैक्टर इंटू एरिया इंटू स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू P2 रेज़ टू पावर 4। और अल्टीमेटली दोनों की तरफ से मतलब जितना हीट ये Q1 बॉडी रिलीज़ करेगा, सॉरी A1 बॉडी रिलीज़ करेगा, उतना ही A2 एब्जॉर्ब करेगा। सिमिलरली जितना ही A2 बॉडी रिलीज़ करेगा उतना ही A1 एब्जॉर्ब करेगा। तो अल्टीमेटली दोनों का सेफ फैक्टर जो है वो आ, मतलब एक दूसरे के इक्वल हुआ। और इक्वल हो जाने की वजह से उन्होंने स्टेटमेंट लिखा कि द अबव रिजल्ट इज नोन एज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। This indicate that the net radiant interchange may be evaluated by computing one-way configuration factor from either surface to the either surface of the to the others. Thus, the net rate of heat transfer between टू सरफेस A1 एंड A2 आर क्या होगा, अगर दो सरफेस लेंगे तो A1 इंटू सेफ फैक्टर इंटू सिग्मा इंटू T1 रेज़ टू पावर 4 माइनस T2 रेज़ टू पावर 4। सिमिलरली A2 इंटू सेफ फैक्टर इंटू सिग्मा इंटू T1 रेज़ टू पावर 4 माइनस T2 रेज़ टू पावर 4। अब इन्होंने क्या किया, तो एक्सपेरिमेंटली एक रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ मतलब दिखाया। वो ग्राफ बताने के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक क्यूब लिया, क्यूब बोलो या रेक्टेंगुलर शेप बोलो, जिसका लेंथ x है, विड्थ y है और जो हाइट है वो l है। तो स्टेटमेंट दिया गया कि x अपॉन l की वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 6 होगी तो उस समय जब हम ऊपर जाएंगे तो एट द सेम टाइम हमारा सेफ फैक्टर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब क्या, तो अब देखो हमने मतलब एक वैल्यू देके रखते हैं कि एल की मतलब इसकी वैल्यू 15 हुई, वाई की वैल्यू 30 हुई और एल की वैल्यू जो है वो हमने 5 मान दिया, बराबर है। तो एक्स अपॉन एल, एक्स अपॉन एल क्या हो जाएगा, तो एक्स अपॉन एल की वैल्यू हो जाएगा 3। उसी तरीके से y अपॉन एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 6/30, बराबर है। तो ये देखिए अब आपकी वैल्यू है 3 एंड 6, तो हम पहले गए 3 के पास और y और l की वैल्यू 6 है तो हम गए 6 के पास। ये 3 और ये 6, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आया, तो इस पॉइंट पे हमारा जो सेफ फैक्टर है वो कितनी वैल्यू आ गई, तो वो आ गई 0.6 के ऊपर। क्लियर है, मतलब आपका अगर बॉडी के सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं तो उस बेसिस पे आप फैक्टर ऑफ
सॉरी सेफ फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसी तरीके से उसने दूसरा फिगर मतलब दूसरा शेप लिया है। ये शेप जो है वो एक सर्कुलर फॉर्म में है। सर्कुलर फॉर्म में है तो इसका जो रेडियस है वो r1 है और इसका रेडियस r2 है और ये एक दूसरे से l डिस्टेंस की दूरी पे है। सेम वही है l अपॉन r1 और l अपॉन r2 ये दोनों आपको लगाना है और इसके बेसिस पे आपका जो है वो सेफ फैक्टर फाइंड हो जाएगा। ठीक है? तो अब यहाँ पे जो सीखने वाली बात है, तो जनरली आप जब हीट ट्रांसफ़र मतलब हीट वाले एरियाज़ में जाओगे तो वहाँ पे आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि मोस्टली जितने भी इक्विपमेंट है वो आइदर सिलेंड्रिकल शेप में मतलब लेंथ विड्थ हाइट दे के रखेगा, मतलब सिलेंडर है तो सर्कल का पार्ट आएगा और रेक्टेंगुलर शेप में होगा मतलब ऑलमोस्ट सिलेंडर प्लस रेक्टेंगल सॉरी सर्कल प्लस रेक्टेंगल इज इक्वल टू सिलेंडर। तो इन दोनों के बेसिस पे आप अपना शेप फैक्टर निकाल सकते हो। चलिए तीसरा पार्ट दिया हुआ है जिसमें उसने एक प्लेन के बारे में बताया है कि जो एक्स वाई और जेड है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे सेफ फैक्टर निकालते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। यही देखा जेड अपॉन एक्स करना है और वाई अपॉन एक्स करना है और अल्टीमेटली दोनों के बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको सेफ फैक्टर वैल्यू का कितना कंसिडर करना है। क्लियर? चलिए अब जो आता है आपका जो टॉपिक है वो है सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर एक सेकंड। चलिए अब आपका टॉपिक जो आता है वो है सेफ फैक्टर अलजेब्रा एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ द सेफ फैक्टर। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की वजह से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो ये क्या है इसके बारे में अब आपको पढ़ना है। So, in order to compute the shape factor for certain geometrical arrangement for which shape factors or equations are not available, the concept of shape factor as fraction of intercepted energy and reciprocity theorems can be used. The shape factor for these geometries can be derived in terms of known shape factor of other geometries. The interrelation between various factors are called shape factor algebra. मतलब ये स्टेटमेंट ये दे रहा है कि जिन शेप्स के अगर आप मतलब किसी शेप का अगर आपको शेप फैक्टर पता है और किसी एक ऐसी बॉडी है जिसका आपको शेप फैक्टर नहीं पता, तो नोन वैल्यू से अननोन वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, वो है शेप फैक्टर अलजेब्रा में। ठीक है? तो शेप फैक्टर अलजेब्रा सिंपली आपको जस्ट कुछ मेन पॉइंट से आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है कि अब जैसे एक एग्जांपल लीजिए, कोई दो बॉडी है जिसका एरिया A1 और एरिया A2 है। अब अगर आपको किसी एक का शेप फैक्टर पता है और दूसरे का आपको अगर अननोन है तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगा कि A1 इंटू शेप फैक्टर 1 to 2 इज इक्वल टू A2 इंटू शेप फैक्टर 2 to 1। अब मान लीजिए अगर ये वैल्यू आपके पास अननोन है तो आप क्या करेंगे, अल्टीमेटली इसको इसके डिवाइड में ले आएंगे तो ये वैल्यू निकल आएगी, और अगर ये अननोन है तो इसका वाइस वर्सा। और कुछ टाइम पे जो है वो ये वैल्यूज़ को ना 0 और 1 भी कंसिडर करते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टेटमेंट देता है कि द शेप फैक्टर इज प्योरली अ फंक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स ओनली। When two bodies are exchanging radiant energy with each other, the shape factor relation is given by, तो ये रिलेशन आपको दे के रखा है। This reciprocal relation is particularly useful when one of the shape factor is unity। याद रखिएगा, मतलब ये कब आपके लिए एप्लीकेबल होगा, जब आप एक शेप फैक्टर को यूनिटी कंसिडर करते हो। When all the radiant emitting from a convex surface 1 is intercepted by the enclosing surface 2, the shape factor of convex surface with respect to the enclosure f1 to 2 is unity।
Then, in conformity with reciprocity theorem, the shape factor f2 to 1 is mainly the ratio of areas. मतलब क्या हुआ? Ultimately a1 f1 to 2 is equal to a2 f2 to 1 और f2 to 1 अगर मैंने इसकी वैल्यू 1 to 2 की वैल्यू अगर मैंने इसको यूनिटी कंसिडर कर ली तो जो दूसरा शेप फैक्टर है इट इज़ द रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2. ठीक है, तो इन दिस केस द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सचेंज कितना होगा? तो Q इज इक्वल टू 1 to 2 जो होगा वो होगा A1 इंटू सिग्मा इंटू 3 1 रेस्ट पावर 4 माइनस T2 रेस्ट पावर 4. चलिए, फॉर वो तो हमने किसके लिए पढ़ा? कन्वेक्स के लिए पढ़ा. अब कॉन्केव सरफेस के लिए कि a concave surface has a shape factor with itself because the radiant energy coming out from one part of the surface is intercepted by the another part of the same surface. The shape factor of the surface with respect to itself is f1 to 1 star या 1 डॉट लेते हैं. ठीक है, मतलब क्या हुआ? पहला जो था वो आपका कॉन्वेक्स के लिए था. ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका कॉन्केव के लिए है. तो कॉन्केव के टाइम पे आपको जो लिखना है वो क्या है? 1 माइनस 1 डॉट. So for the flat or convex surface, the shape factor with respect to itself is 0. याद रखिएगा, फ्लैट सरफेस पे हमारा जो शेप फैक्टर है वो जनरली 0 होता है. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट फॉर एनी पार्ट ऑफ फ्लैट और कॉन्वेक्स सरफेस one cannot see or view any other part of the same surface. ओके, ये देखो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है. तो ये जो है रेडिएट सरफेस है जो A1 है. तो A1 जो स्टेटमेंट है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ A3 एंड A4. तो रेडिएटिंग सरफेस A1 इज इक्वल टू क्या हो गया? A3 प्लस A4 और रिसीविंग सरफेस जो है वो है A2. तो अल्टीमेटली ये जो आपका A1 है ये A1 का जो शेप फैक्टर है वो A3 और A4 पे डिपेंड कर रहा है. ओके, चलिए कुछ और पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है कि if two surface A1 and A2 are parallel and large, radiation occur across the gap between them so that A1 is equal to A2 and all radiation emitted by one fall on the other. That means मतलब क्या हुआ? तो अगर कहीं कोई बॉडी है जो एक दूसरे से पैरेलल है और एक दूसरे की लार्ज भी है, सॉरी लार्ज नहीं है, इक्वल बता रहा है. मीन्स A1 और A2 एक दूसरे से पैरेलल है और बॉडी अगर लार्ज है तो लार्ज के कंडीशन पे आपको क्या करना है? तो A1 इज इक्वल टू A2 रख लीजिए और जो आपका सेफ फैक्टर होगा वो आपका यूनिटी होगा. If one of the two surfaces, say AI, is divided into sub-area AI1, AI2, AI3 to so on, then आपका जो सेफ फैक्टर होगा वो होगा AI Fij is equal to summation of AIM FIN minus. ठीक है, तो ये आपका वो पुराने वाले ये वाला जो बताया था उसी के बारे में यहाँ दिखा हुआ कि A1 F1 to 2 इज इक्वल टू क्या हुआ? तो A3 F3 to 2 प्लस A4 F4 to 2. तो अल्टीमेटली दोनों से ये कंक्लूड किया गया कि सेफ फैक्टर इज नॉट इक्वल टू, मतलब 1 to 2 जो है वो एक इनके एडिशन के इक्वल नहीं होगा. Thus, if the radiant surface is subdivided, the shape factor for that surface with respect to receiving surface is not equal to the sum of individual shape factors. So, refer to 12.5. Receiving surface area A2 has been divided into sub-areas A3 and A4. So ultimately A1 F1 to 2 is equal to A1 F1 to 3 plus A1 F1 to 4. और अल्टीमेटली अगर ये मैथमेटिकली एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए तो सेफ फैक्टर 1 to 2 इज इक्वल टू क्या हुआ?
तो सेफ फैक्टर 1 to 3 प्लस सेफ फैक्टर 1 to 4 होगा. Obviously, the safe factor from the radiating surface to the subdivided receive surface is simple the sum of individual safe factors. ठीक है, मतलब क्या समझाना चाह रहा था? समझाना ये चाह रहा था कि अगर ये दो बॉडीज हैं A3 और A4, ठीक है, अगर ये रेडिएट कर रहे हैं और A2 अगर इमिट कर रहा है, तो आप ऑब्जर्व करिएगा कि A1 जो है वो मतलब F1 जो है वो इक्वल में होता है F2 और F3 के. ठीक है, मगर अगर इस पार्ट में आके देखोगे कि एक छोटा सा है और वो दो अलग अलग पे रेडिएट कर रहा है और ये दोनों का अगर समीशन निकालेंगे तो ये उसके एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा. क्या बोला? पहले वाले में रेडिएटिंग सरफेस जो है वो लार्ज था और रिसीविंग सरफेस स्मॉल था. तो F1 इज़ नॉट इक्वल टू F2 प्लस F3. बट अगर रेडिएटिंग एरिया जो है वो स्मॉल है और रिसीविंग एरिया ज़्यादा है, तब आप ये स्टेटमेंट दे सकते हो कि F2 इज इक्वल टू F3 प्लस F4. ठीक है. So ultimately, let us now take the case of an enclosure in which one surface is exchanging radiation with the other surface in the enclosure, including itself. It is happen to be concave surface. ठीक है, कंकेव सरफेस में क्यों होगा? क्योंकि जब कंकेव सरफेस आएगा तो आपका जो भी रेडिएशन लाइट पड़ेगा तो वो क्या होगा, यही अंदर ही अंदर एक दूसरे पे घूमता रहेगा. ठीक है. So this is because a concave surface can see or view another part of it. So the shape factor of the convex surface with its enclosure is always negative because all the heat radiated on the convex surface is intercepted by its enclosure but not vice versa. So, if the enclosure compresses n surface and the energy radiated from one surface is already intercepted by the other, that means n minus 1 surfaces, and the surface itself, if it is in concave one, then the principle of conservation. तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि 1 + 2 + 3 + सो ऑन. आवाज कट कट क्या रही है? अभी बराबर है? नहीं. चलो कोई नहीं, बस लास्ट है. मैं इसका वीडियो भेज दूंगा, लास्ट वाले पार्ट को देख लेना वहाँ पे. सो अल्टीमेटली ये जो होगा ये 1 के इक्वल होगा और 1 के इक्वल होने पे आप अगर इसको मैथमेटिकली लिखोगे तो ये होगा समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to infinity मतलब n टाइम्स इनटू फंक्शन ऑफ 1 माइनस I. ठीक है, बस आज के लिए आपका इतना काफ़ी है. तो आप ये वाला पार्ट देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा.